आप सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद आपके इस निमंत्रण के लिए। और मुझे लगता है कि आप गंदगी और स्वच्छता, पर्यावरण, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सच तो ये है कि गंदगी और स्वच्छता को एक पखवाड़े से नहीं तोला जा सकता। कौन सा दिन है जो आप गंदा देखना चाहते हैं? वो कौन सा हफ्ता है जिस दिन हम अस्वस्थ रहना चाहते हैं? पर्यावरण को बिगड़ा हुआ कोई भी दिन हम नहीं चाहते। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर दिन को इस दृष्टि से कम अपने देश में तो बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने को, अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री की एक बात बड़ी अच्छी लगी थी अभी कुछ समय पहले, करीब अगस्त के महीने में, जब 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, तो प्रधानमंत्री ने एक बात बोली कि गंदगी भी भारत छोड़ो। उन्होंने एक आह्वान किया कि गंदगी को अपने बीच से भगाओ। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अंग्रेजी तर्ज में ये ज्यादा बेहतर समझ में ऐसे आ सकता है कि एक तरह से जब अंग्रेजों ने हमारे बीच में राज काज किया, तो उन्होंने हमें मानसिक रूप से भी कहीं एक गुलामी हमारे बीच में डाल दी। हमारी सोच ऐसी बन गई कि हम हर कुछ, हर चीज, हर गंदगी को बर्दाश्त करने लगे। ठीक उसी तरह जिस तरह की अंग्रेजों की गुलामी में हमारा देश भटका रहता था और गुलामी की दास्तानों की तमाम तरह की प्रताड़नाएं आज हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो अब आप उसी तर्ज में देखिए कि कहीं आज गंदगी उसी तरह हमारे बीच में आ चुकी है। बड़ा सरल है समझने को। आप अपने संस्थान से बाहर जाएंगे, सड़क में पॉलीथीन पड़ा हो या कचरा पड़ा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्यादा से ज्यादा संस्थान को जान सकते हैं अपने, लेकिन आपका घर तक साफ रहना चाहिए, ये दायित्व तो आप अपना समझते हैं। आप ये मानते हैं कि मेरे घर से निकल जाए ये, अब किस गली के किस कोने में पड़ा हो, ये तमाम कोनों से उठा के इसको कहां जाना है, वो हमारा हिस्सा नहीं होता। हमें लगता है कि हमारा घर हमारा है, न सड़क हमारी है, न शहर हमारा है। और इसे कैसे देखा जा सकता है? ये एक तरह की मानसिकता है। ये अपने दायित्वों के प्रति समझ से दूर रहने की मानसिकता है। और ये मान के चला जाना चाहिए कि हम एक ऐसी मानसिकता में जीते हैं कि जिसने ये तय कर रखा है कि ये हमारा काम नहीं है, मेरा घर तक मेरा है। न शहर, न देश, न समाज के दूसरे हिस्से को हम नहीं मानते और न समझते हैं। तो कहीं अगर आप देखें तो ये प्रधानमंत्री ने अगर उस दिन ये बात कही, तो मैं इसको बड़ी पैनी नजर से मैंने देखा था, लिखा भी था, बात भी की थी कि कहीं ये ठीक वही अंग्रेजियत है जिसके दबाव में, एक मानसिक घेरे में हम रहे, जहां हम स्वयं अपने आप सोचने के लिए सामूहिक रूप से हम गंभीर नहीं रहे। तो ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर उन्होंने ये कहा कि हमें सबको शायद अंग्रेजों के जाने के बाद एक और आंदोलन की आवश्यकता होगी कि गंदगी छोड़ो आंदोलन को लेके। क्योंकि देखिए कि 70 साल से ऊपर हमारे स्वतंत्रता के हो चुके, तो आप वो कौन से चिन्ह हैं
जिससे आप ये कह सकते हो कि हम स्वतंत्र हैं। हमने स्वतंत्रता के गलत मायने और ज्यादा निकाल लिए। हमने ये माना कि हमारे ये अधिकार है, वो अधिकार है, लेकिन हमने दायित्वों के प्रति कभी भी अपनी भागीदारी तय नहीं की। और दायित्व ये था कि ये देश किसी सरकार का नहीं है, किसी एक म्युनिसिपैलिटी का नहीं है, किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं होता राज्य, ये हम सबका होता है। और अगर सबका होता है तो जरूरी है कि इसकी साफ सफाई में हमारी सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बात कही गई या स्वच्छता के एक बड़ा 2014 में, सन 14 में एक स्वच्छता आंदोलन की पहल की गई, तो उसके अभिप्राय क्या था? देश तो सुंदर दिखे, लेकिन सबको जोड़ने की एक कवायद की पहल भी थी, जो कि शायद ये मन में भावनाएं थी प्रधानमंत्री की या उन सब की जो इसके पैरोकार थे। और क्या हमें से कौन है जो गंदगी में रहना और पनपना चाहता है? कोई भी नहीं। और इसलिए आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि गंदगी को गंदगी के रूप में नहीं देखा जा सकता मात्र, इसके और भी मायने हैं। इसके पहला और बड़ा मायना तो यह है कि देखिए, गंदगी अकेले कैसे हो सकती है? यह हमारे व्यवहार के कारण है, हमारे स्वभाव के कारण है, हमारी नकारात्मकता, नकार पने का चिन्ह है गंदगी। गंदगी हमारी भोगवादी सभ्यता का हिस्सा है। गंदगी हमारा स्व केंद्रित होने का चिन्ह है कि हम स्वयं पर केंद्रित हैं। गंदगी आप अकेले नहीं देख सकते, कम से कम अब इस देश में, जब आधे से ज्यादा देश कूड़ा घर बन चुका हो। आपको तो साफ मालूम होना चाहिए, विज्ञानी है यहां पर मैं, कहीं विज्ञान की आधा देश कूड़ा हो चुका है। और ये भोगवादी सभ्यता है जो कूड़े का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण है कि स्वकेंद्रित समाज। स्वकेंद्रित समाज जो अपने पे केंद्रित होता है, वो कभी भी सामूहिक भागीदारी नहीं करता। और आज उसी का ये प्रताप है, आज उसी का एक बड़ा कारण है कि आज गंदगी हमारे बीच में इतने बड़े जोर शोर से आ चुकी। आपको पता ही होना चाहिए कि आज बड़ी चुनौतियों में मेरी दृष्टि से गंदगी पहले देश की 5 प्राथमिकताओं का हिस्सा है। अब ये बात दूसरी है कि सरकार भटक जाती है कई तरह से, उसकी प्राथमिकताएं समय परिस्थिति काल के अनुसार बदल जाती हैं। अब अगर आजकल किसान आंदोलन चल रहा है तो कल कुछ और चलेगा, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं हैं, भटक जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि गंदगी किसी एक सरकार का दायित्व नहीं होता। गंदगी सामूहिक विषय है। और हम ये भी जान लें कि इस तरह के प्रयास कोई 15 दिन के नहीं, ये वर्ष भर के होने चाहिए। क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि 365 दिन से 15 घटा दिए, 350 दिन क्या गंदे हमें स्वीकार है? 15 दिन तो सिंबॉलिक है, एक सिंबॉलिक है आपको याद दिलाने का कि आपका एक और दायित्व है, सामाजिक दायित्व है कि आप स्वच्छता के प्रति गंभीर रहें। और आपको सामूहिकता, आपको जोड़ने का एक प्रयास है। लेकिन अजीब सी बात है कि हम, जैसे हमारा व्यवहार हो गया है, हमें इसे एक औपचारिकता का हिस्सा बन गया है उसी समाज के बीच में, जो समाज
कई तरह से सरकारों से अपेक्षाएं कराए कई तरह की, तो उसी तर्ज में ये मानते हुए कि ये एक और कोई सामाजिक सरकार का कार्यक्रम है और इससे हमें क्या लेना देना, ये तो सबको जोड़, ये कार्यक्रम सरकार का सीधा बड़ा दायित्व है। देखिए मित्रों, आप एक नजर इस बात पर देखें और ध्यान दें, लोग कौन है और आज हमारी प्रवृत्ति क्या है। हम पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता के अनुयायी हैं। हमारा भोजन हो, पानी हो, वेशभूषा हो, हमारा सब कुछ पश्चिमी सभ्यता का हिस्से में चला जा चुका है। हम ये मान के चलते हैं कि एक भाषा वही बेहतर है जिससे प्रभावित किया जा सके, भोजन हम वो करना चाहते हैं जिसमें कहीं पश्चिमी झलक हो, और वेशभूषा में भी, क्योंकि ये गुलामी ही तो है कि हम आज भी ये मानते कर चलते हैं कि पश्चिमी शैली जीवन की, पश्चिमी भाषा ये एक बेहतर दर्जे का बड़ा प्रभाव बना सकती है। उसी पश्चिमी देश के जिनके सारी तरह की भोगवादी सभ्यता को हम अपनाने के लिए उतारू है, उसी पश्चिमी देश में एक और महत्वपूर्ण गुण रहा है जिसका कभी हम हिस्सा नहीं बने, और वो था वहां के स्वच्छता की भावनाएं। हम में से सर एक आदमी अमेरिका भी जाना चाहता है, इंग्लैंड भी जाना चाहता है, चेकोस्लोवाकिया जाना था, रशिया जाना चाहता, विदेश जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन उसी पूरे प्रदेश की पश्चिमी सभ्यता का हर घर आज जब घिर गया हो, भोजन में, भाषा में, वेशभूषा में, वही घर पश्चिमी देश की इस वाले अंग को लेकर क्यों नहीं आया कि वे अपनी स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं? वो हिस्सा क्यों नहीं लिया? ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हाँ पर मेरे सबको देना है। हमको ये जानना है कि आखिर इन 70 सालों में जब इस देश की परंपराएं ताक में रख दी गई, भाषा भी बदल दी गई, वेशभूषा में, टाई कोट में हम उतर गए, तो भाई वो वाला अंग क्यों नहीं स्वीकारा आपने कि जो उनकी स्वच्छता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब आप एक रोजाना की घटना देख लीजिए, जब भी विदेशी हमारे यहाँ आते हैं तो वो जब सड़क पर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो वो अपनी टॉफी होगी, चॉकलेट होगी, वो कभी सड़क पे नहीं फेंकते, जेब में रख देते हैं या बैग में रखते हैं और जगह ढूंढते हैं कि जहां डालें। पर आप और मैं ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर सब कुछ वही है, उन्हीं की भाषा, वेशभूषा, भोजन हमारा हिस्सा बन चुका हो, तो उनके इस हिस्से को क्यों नहीं अपनाया हमने? जानते हो क्यों? वो इसलिए कि जब हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो गंदगी के साथ बड़ा होता है। वो बचपन से ही गली में कचरा देखता है, घर के अंदर कचरा देखता है, सड़क में कचरा देखता है, उसकी आदत का हिस्सा बन जाता है, एडिक्ट हो जाता है। वो समझ जाता है कि मैं इस कचरे के बीच का हिस्सा हूं। और विदेश में जब बच्चा पैदा होता है तो एक साफ सफाई में पैदा होता है। वो घर के अंदर भी देखता है और बाहर भी देखता है, स्वच्छता उसका हिस्सा होती है और वही उसके संस्कार बन जाते हैं। और वो कहीं इधर थूक दे, उधर फेंक दे, वो नहीं करता। और आप और मैं और हमारे बच्चे बड़े कचरे के अंबारों के बीच में पैदा होते हैं। दिल्ली को देखिए, पहाड़ खड़े हो गए, कौन सा, और जहां पहाड़ थे शिमला ही देख लीजिए कि कहां कहां से ढोकर कहां कहां कचरा जाता है, और कई तरह के पहाड़ वैसे भी बन चुके। तो जब हम इस तरह के समाज के लोग हों
जहां बच्चा पैदा होते ही कचरा ढूंढता, कचरा देखता हो, तो वो बच्चा बड़ा होने पे वैसा ही तो व्यवहार करेगा। और उसी बच्चे को आपने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया होगा, आप चाहते होंगे कि भाई वो बड़े अच्छे नंबरों में पास हो, वहां वो बेहतर भी कर देता है। लेकिन अगर वो ऐसे समाज का हिस्सा नहीं है, ऐसी प्रकृति का हिस्सा नहीं है जहां साफ सफाई हो, तो उसके लिए ये एक रोजानमर्रा का भाव हो जाता है। इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं होती जब वो ढेर सारा कचरे को देखता है। और यही कारण है कि हम इस हद तक यहां पहुंच गए कि हमें आदत पड़ जाती है। मैं अपने जिस संस्थान में हूं, एस्को कहा जहां केंद्र है, एक हमारी नदी है जो हमने बनाई है स्वयं। क्योंकि जब हम यहाँ आए थे उस नदी में बहुत कम पानी था, वो भी सूख रहा था। तो फिर हमने एक कमर कसी कि हम इस नदी के पानी को वापस लाएंगे, और प्रकृति के विज्ञान को समझते हुए हमने कुछ प्रयत्न किए। हमने वाटर होल्स बनाए पूरे कैचमेंट में, जो नदी का कैचमेंट था, और आज उसकी नदी की वापसी हो गई। जब ये मर रही थी तो तब लोगों ने इस नदी में आना इसलिए छोड़ दिया, पानी नहीं था, तर्पण देने नहीं आते थे, छठ पूजा में नहीं आते थे, और जो घरों में पूजा होती है उसका जो मलबा कचरा होता है, जो हम अक्सर कहते हैं कि इन्हें नदियों में डाल दो, बंद हो गया था। लेकिन जैसे नदी की वापसी हुई, वही प्रवृत्ति वापस हो गई। मैं और मेरे साथियों का रोजाना का एक काम है कि उस नदी में जो पॉलीथीन फेंक दी जाती है, जो कचरा फेंक दिया जाता है, उसको हम उठाते हैं, और जो जो हमें मिल जाता है फेंकते हुए, उसको समझाते और साधते हैं। और वो नदी जिंदा है तो वही तभी तो लोग आते हैं। वो अगर मर गई और सूख गई होती, जैसे बहुत सी नदियां खत्म हो चुकी, अब लोग नहीं जाते। और जब नदी नहीं जाते तो नदी के स्वभाव, नदी की प्रवृत्ति, नदी से सीखे जाने वाली तमाम चीजें आने वाली पीढ़ी कैसे सीखेगी? हम बार बार कहते हैं अपनी नदी को साफ रखने के सामूहिक रास्ते होने चाहिए, लेकिन मैं कई बार समझता हूं कि अब मेरा गांव जहां हम बसे हैं वो तो समझ गया, साथ देता है, लेकिन दूर दराज के लोग अब क्योंकि नदी आ गई है तो उसमें मनोरंजन करने आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कचरा छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा चरित्र खो गया है। टटोलिए, गंदगी को अपने चरित्र के साथ जोड़ दीजिए। हम हमारे लिए ये अब कुछ नहीं है, हमारी रोजमर्रा मर्रा के हालत का हिस्सा है ये, कि हम गंदगी को अपना चुके हैं और करने में हम कतराते नहीं हैं। हम कोई कष्ट हमें लगता है कि अगर हमने कुछ खाया तो हम उसको जेब में रख लें और किसी जगह को ढूंढे में डालें, नहीं, वहीं पे फेंक दिया। तो आप और मैं अगर कोई चिंता कर रहे हैं मित्रों, तो सच तो यह है कि अपनी अपनी झांको, अपने अपने व्यवहार को झांकिए। क्योंकि मत भूलिए कि इसका दूसरा बड़ा हिस्सा है, 80% बीमारियां आज, अध्ययन है ये, कि वो कचरे, कूड़ा करकट और हमारे व्यवहार से जुड़ी भी है। आप कोई भी कचरा अपने घर से उठा के कहीं भी फेंक दें, वो घूम फिर के हमारे पास आ ही जाएगा। मत भूलिए, और चीन का कोरोना जब चीन से लेके यहां पहुंच सकता है, तो आपके बगल में जो कचरे का पहाड़ है उसमें पनपती गंदगी आपके घर तक कैसे नहीं पहुंच सकती? आप तो विज्ञानी हैं, आप तो सब समझते हैं। मच्छर पनपेंगे, बारिश पड़ेगी तो जो भी वहां गंदगी होगी वो बारिश से उस नदी में, उस स्रोत में चले जाएगा पानी, जो आपको घूम फिर के आपके हिस्से में आता है। तमाम तरह की पेट की बीमारियां, तमाम तरह की बीमारियां आज गंदगी के चारों तरफ जम चुकी हैं। और हम जब बीमार पड़ेंगे तो फिर दवाइयां खाएंगे।
और जब दवाइयां खाएंगे तो उससे तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन दूसरी बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। आप खाली कचरे का कूड़ा नहीं बना रहे हो, आप अपनी बीमारियों का एक ढेर खड़ा कर रहे हो। अब देखिए, हमने कितना बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है कूड़े कचरे का। कूड़े कचरे को समझने के लिए, समझाने के लिए उतनी मेहनत नहीं की जाती जितनी ज्यादा हमको इस पर खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। पहले कचरा किया जाए, फिर कचरे को ढोया जाए, फिर कहीं डंप किया जाए, फिर बीमारी पैदा की जाए, फिर दवाइयां खाई जाए, और एक कमजोर समाज की तैयारी कर ली जाए। तो आप गंदगी को गंदगी मत मात्र समझिए, कचरे को मात्र कचरा मत समझिए। ये बहुत कुछ मिला रहा है, आपके चरित्र पर सवाल खड़े कर रहा है, आपके व्यवहार पर सवाल खड़े कर रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी ने हमारे दिलो दिमाग को लपेट और चपेट में ले लिया था, गंदगी भी उसी तरह से आज हमें चपेटे में ले चुकी है, क्योंकि अब हमें गंदगी नहीं लगती, हमें गंदगी समझ में नहीं आती। ये तमाम जो अन्य गंदगी से उत्पन्न परेशानियां हैं, वो हम अब उसके प्रति आदी हो चुके। क्यों? वो कौन सा समाज होता है जो ऐसा करता है, जो चिंतनशीलता जिसकी खत्म हो जाती है? वो लगता है गंदगी बाहर फेंकी, अपना घर साफ हो गया, हम साफ है। ये नहीं पता कि वो घूम के मेरे घर पे आएगा, फिर बीमार पड़े तो फिर विकल्प तैयार है तत्काल कि दवाइयां खा ली। तो जब हमारे पास इस तरह के विकल्प खड़े हों, जो बाजारू किस्म के हों और बाजारी किस्म के हों, तो फिर ये कैसे सवाल खड़ा नहीं होगा कि आप चिंतनशील नहीं, समाज का हिस्सा नहीं है, आप लंबी सोच का हिस्सा नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि आप इस बड़ी गंदगी से कहीं मुक्त हो सके। और मैंने जैसे कहा कि सामूहिकता हमारे बीच में से खत्म हो चुकी, और हम अपने तक सीमित समाज हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, जब सामूहिकता होती है किसी भी कार्य के लिए, तो समानताएं भी आती हैं, एक दूसरे से संबंध संपर्क बने रहते हैं। जब कभी हम बड़ी एक लड़ाई के लिए सब एक साथ होते हैं, और हम तो कम से कम वो देश है जो गांधी का देश है, जिसने सामूहिकता का परिचय देते हुए सारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। और शायद आज उसी तरह से, जिसे कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, कि जो ये साक्षात गंदगी हमारे बीच में है, इसको भी एक सामूहिकता की आवश्यकता है। दो पहलू हैं। एक, आप ये तय कर लें कि आप कम से कम किसी भी तरह की गंदगी का हिस्सा ना बने जो क्रिएट की जाती है, और अगर है भी तो उसका समायोजन के रास्ते आपके भीतर ही हो तो बेहतर है, आपके ही बीच में हो तो बेहतर है। इसलिए इसलिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हमारे दो हिस्से हैं जो इस समस्या को लेकर हम समझ सकते हैं। एक, कि जब देश गंदगियों का गढ़ बन चुका हो और सीधे सामने
कोई रास्ता ना दिखता हो, क्योंकि मत भूलिए कि पर्यावरण का सबसे बड़ा हिस्सा स्वच्छता और गंदगी है। आपने नदियों को मार दिया, आपने वनों और जंगलों को खत्म कर दिया अपने कचरों से। समुद्र में 400 डार्क जोन है, जहां उन डार्क जोन में कोई भी जल जीव बचा नहीं है। नदियां तो आपने देख ही ली हैं, आपके नजदीक है। हमने प्रकृति के साथ जो व्यवहार किया है, उस दंड के लिए तो हमें तैयार रहना ही चाहिए। और कोरोना, ये मानकर चल लीजिए कि प्रकृति का ही दूत था, यमदूत था। क्यों नहीं मानते आप? भगवान देखे हैं आपने, रोज घंटी बजाते हैं आपर में। सारे ही धर्मों में प्रभु की कल्पना है, किसने देखा? लेकिन कितने गॉड फियरिंग है हर एक धर्म के लोग, वो हमारे मुस्लिम मित्र हो, हिंदू भाई हो, या चर्च के लोग हो, प्रभु को याद सब करते हैं। और लेकिन दर्शन कभी नहीं हुए होंगे। प्रभु और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, इस अंतर को न करें। और प्रकृति को ही प्रभु मानिए, और प्रभु ही मानना पड़ेगा। बताइए, मैं अभी कई लोगों को देख रहा हूं मुंह में ढक्कन लगा रखा है। वो क्यों लगाया? कहां से आ गया ढक्कन लगाने के लिए? कोरोना ने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, इसलिए मुंह दबा दबा के चल रहे हैं, और इसी के योग्य हैं हम। और अब आप देखिए, इतनी देर हम बैठे हुए हैं, आपने मैंने कितनी सांसें ले ली होगी, इसका कोई आंकड़ा नहीं होगा हमारे पास। वो सांस जो अभी आपकी, अगर 3 मिनट में नाक बंद कर दूं तो फिर परलोक में ही मिलेंगे, वेबिनार में भी कहां मिलेंगे। तो आप देखिए, 3-4 मिनट आप अपनी सांस बंद नहीं कर सकते। और वो सांस जो प्रकृति ने आपको दी, वो पानी जिसके बिना आप 4 दिन जिंदा नहीं रह सकते, वो भी प्रकृति ने दिया। तो भाई, मिट्टी जिसका भोजन आप तैयार करके, जीवन है आपका संभव, जिस प्रकृति ने आपको नहीं दिया, प्रभु किसी और को क्यों मान रहे हो? एक पत्थर को, एक मूर्ति को? पहला प्रभु तो ये है जो आपके जीवन का कारण है। आप उसे तो किनारे कर दिया आपने। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी का दम हमने घोट दिया। और आप कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करें, प्रभु हमारी रक्षा करें। कैसे करेंगे? प्रकृति के सबसे बड़े उत्पाद जो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को तो बर्बाद करने के लिए आप और मैं दोषी हैं। अब आपको ये तो खबर होगी, विद्वान लोग हैं आप। 70 लाख लोग सालाना प्राणवायु के, प्रदूषित प्राणवायु के कारण मरते हैं। अब ये संख्या बढ़ने वाली होगी। अभी आपने 3-4 दिन पहले यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को ये बात सुनते हुए जान ही लिया होगा कि वे बड़े चिंतित थे कि पूरे दुनिया के देशों को अब प्रकृति के साथ होने वाले व्यवहार को बदलना होगा। अब भाई, अनिल जोशी को कौन सुनेगा? यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को भी अगर आप नहीं सुनना चाहते या उसकी बात भी नहीं समझते हैं, तो फिर आपका भविष्य तो अंधकार है। ना आप अनिल जोशी को सुनेंगे, ना एंटोनियो को। यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो अनिल जोशी भी नहीं रहा और एंटोनियो भी नहीं रहा, तो फिर आप जाइए उस प्रभु के पास जिसकी आप सुबह शाम पूजा करते रहते हैं। वही आपसे सवाल करेगा, देखा है मुझको कभी? पर जो मैंने तुम्हें दिखाया तो तुमने उसके प्रति आंखें बंद कर दी। पूछेगा प्रभु आपसे, यही कहेगा। तो इसलिए ये बड़े सामूहिक विषय है, चिंताओं के विषय है, आने वाली पीढ़ी के बड़े सवालों के विषय है। वो तो पूछने वाली है आपसे और कहने वाली है कि इस देश को, जो दुनिया में सबसे सर्वोपरि कहा जाता है, इस देश तो मूर्खों का देश था, मूढ़ों का देश था। और आप और मुझको दोष देंगे कि अब आप तो इतने क्वालिफाइड आदमी हैं,
पता नहीं आपने एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी, वीएचडी, पता नहीं क्या क्या इंटरनेशनल लेके सेमिनारों में गए होंगे, कई रिसर्च पेपर छापे होंगे आपने, लेकिन आपकी अपनी समझ हवा, मिट्टी, पानी के प्रति शून्य है। अगर होती तो आप और मेरे व्यवहार अलग होते। अब अंतरराष्ट्रीय रिसर्च पेपर छपा के अगर आपके शिमला की हवा, मिट्टी, पानी ठीक हो जाए तो मैं भी छापता हूं सब कुछ पेपर। मेरे जहां मैं रह रहा हूं देहरादून भी बर्बाद हो गया है। अब विज्ञान की दिशा बदलनी चाहिए, सोच भी बदलनी चाहिए। हम स्थानीयता को स्थान दें और स्थानीयता को, स्थानीय उत्पादों को, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को, यही आपको स्टेबल कर पाएगा। स्थिरता इसी से संभव, वरना माइग्रेशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ये तमाम विषय हमें धीरे धीरे जकड़ते जा रहे हैं, खत्म करते चले जा रहे हैं। कोरोना कुछ सिखाने आया है, वो प्रभु का भेजा हुआ दूत है, यमदूत है। अब देखिए कैसा आया वो, सारी दुनिया को घुटनों में टिका दिया उसने। अब अमेरिका सबसे बड़ा आर्म्स का व्यापारी, सबसे दुनिया में नंबर 1 टूटी बोलती हो, वही अमेरिका तुतला रहा था और आज भी तुतला रहा है, क्योंकि अदृश्य इस प्रकृति के वायरस ने, कीटाणु ने उसका जीवन दोभर कर दिया, उसका पूरा विज्ञान धरा का धरा रह गया। इसे ही प्रकृति कहते हैं। उस अदृश्य शक्ति ने, उस वायरस ने कमाल कर दिया। और पहली बार दुनिया में एक बात सबकी समझ में आनी शुरू हो गई कि नेचर, प्रकृति, इसको समझने की कुछ शुरुआत तो हो ही गई। अब पर हम तो वो समाज है जल्दी भूलने वाले, हमें जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन फिर कोरोना आया, फिर कुछ और आएगा, और अब आप लगे कि पिटारा खुल गया है और हम ही ने खोला है। कोई कहानी नहीं है जिन्न बोतल में था और गलती से खुल गया। तो अभी तो ये गलती तो जानबूझ के की हुई है, तो अभी तो कोरोना क्या कई आएंगे जो आपको एक एक करके लपेट लेंगे। इसलिए मित्रों, ये एक दिन का विषय है, अब नहीं रहा। अब ये हमारा मुख्य विषय होना चाहिए, बचे हुए जीवन भर का विषय होना चाहिए। क्योंकि हम आज नहीं सोचेंगे तो हम तो जैसे भी होंगे हमारे हाल, लेकिन आने वाली पीढ़ी जिसके बच्चों के प्रति आप बड़े चिंतित रहते हैं, उन बच्चों को आप बेहाल छोड़ के जा रहे हो। गंदगियों के पहाड़, कूड़ा करकटों के पहाड़, सूखी नदियां, गंदी हवा, खत्म होते जंगल, हरियाली, ये हम उनको विरासत में देने जा रहे हैं। आपके बैंक में कितने भी पैसे हो, कोई काम नहीं आने वाला। अगर आपको लगता हो कि बैंक में पैसे हैं, मैंने बेटे के लिए बहुत सुंदर है, पेट काट के कुछ आपने अपना भी पेट काटा होगा, जो एफडी सब्डी बना ली जाए ताकि कल मेरा भविष्य सुरक्षित हो। कुछ नहीं रहने वाला है। ये रुपयों से थोड़ी ना जान खरीद लेंगे आप अपनी प्रकृति को। इसके लिए तो वही चाहिए, उसी माता भूमि से सीखे, पुत्रो हम पृथिव्याम, पुत्र हैं उस पृथ्वी के। अब जब ये कोरोना आया तो किसने साथ दिया था? हमारा मात्र प्रकृति ने साथ दिया था। क्योंकि वो सो कॉल्ड जीडीपी तो आज तक नीचे से ऊपर नहीं आ पाई। वो जो इकोनॉमिक हमारी ड्राइव थी, सब चला गया दुनिया में, जीडीपी खत्म हो गई, ये हो गया, सो हो गया। लेकिन उसी समय हमें हवा ने, अच्छी हवा मिली, पानी मिला, इसने हमें जिंदा रखा। इसलिए प्रकृति और प्रभु से भी बढ़कर प्रकृति है। इसे प्रणाम करिए और इसके साथ नए सिरे से जुड़िए, समझिए, तो शायद हम कुछ अपने पापों को यही धो लेंगे और हमारे हिस्से के पाप विरासत में हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेंगे। इसके साथ आप सबका धन्यवाद।
प्रणाम, और इस निमंत्रण के लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ।